बच्चों जैसे कि हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है। बहुत शॉर्ट वीडियो है जिसमें क्या है कि हम सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, उसमें कैसे वैल्यू पुट करनी मैं आपको बताता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले मैंने चैप्टर यूज किया दैट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे पहला मोलैरिटी है। मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज किए, ना कि बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए। मोलैरिटी का जैसे फॉर्मूला होता है कि आप वैल्यू रखना, आप देखिएगा वैल्यू कैसे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम में हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता रखा था कि अगर आप फॉर्मूला लिख देते हो और वैल्यू पुट कर देते हो तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये जो हमारा वीडियो है इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। पहला मोलैरिटी, ठीक है, बहुत काम आने वाला वीडियो बच्चों। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको लिखूं तो कहता हूं n अपॉन v होता है, यानी n होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है और v क्या होता है, वॉल्यूम। वो भी किसमें यूज होता है, लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीटर में। तो अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तब हम इस फॉर्मूले को मोलैरिटी के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। वो किसमें यूज किया जाता है, केजी में। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं n अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसमें होता है, वो केजी में यूज होता है। मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी है। ये जो हमने नॉर्मेलिटी ले रखा है ना बच्चों, ये हमारे वैसे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी बोर्ड्स में ही आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ना था मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब मैं मोल फ्रैक्शन की बात आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक आपका ए है और एक आपका बी है। मान लो आपके इसके मोल्स जो हैं, इसके जो मोल्स हैं ए के, ये आपको मैंने Na लिख लिया, और बी के जो मोल्स है इसको मैंने Nb लिख लिया। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकालूं, ए का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो मतलब ए के मोल ऊपर रखूंगा, नीचे हम टोटल मोल्स रखेंगे। अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो बी के मोल्स को हमें ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे हमें टोटल मोल्स रखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी पर्टिकुलर कंपोनेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, यानी ऑल द कंपोनेंट्स। तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मोल्स क्या होते हैं, बार बार हम लोग मोल्स यूज कर रहे हैं, तो जो मोल्स है मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और n इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बेस पर, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल अगर आ सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, तो आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिकॉल करेंगे तो आपका, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मोल फ्रैक्शन को भी मैंने आपको देखिए जल्दी से शॉर्ट में बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, इसके बाद अगले हमारे पास दो लॉ है बच्चों। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा, हमारे पास दो लॉ है। एक लॉ हमारा हेनरी लॉ है और एक लॉ है हमारा राउल्ट लॉ। जो मैंने पहले वीडियो डाला था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने बताया था ये हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ का जो डेफिनेशन आप याद करो, लिमिटेशन आप याद करोगे, इसके एप्लीकेशन आप याद करोगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू KH इंटू एक्स, यानी इसको हम काई बोलते हैं। वैसे यहाँ पर P क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस का, और x क्या होता है, यानी x नहीं बोलते, होता है काई, लेकिन हम लोग x बोल जाते हैं। ठीक, ये होता है इसका मोल फ्रैक्शन। और ये जो KH होता है, KH होता है, ये कहलाता है बच्चों हेनरी कांस्टेंट। KH क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट। अगर आपका हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स आता है तो आप इस फॉर्मूले का बहुत अच्छे से यूज कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसका यूज करके इसके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। देन आपका राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल दो कंपोनेंट है, एक ए है, ठीक है, एक बी कंपोनेंट है। तो उसका देखिए जैसे पी ए पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए और बी का। पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, उसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और एक्स एक्स बी क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और जब बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आप इनको बाद में रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है हमारा। और फॉर्मूला का क्या है हमारा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है
ठीक है, देखिए पैर इसका कहते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको एक नाम और हम लोग कहते हैं, अगर पूरा देखा जाए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसको हम लोग कहते हैं RLVP। हम लोग बहुत जल्दी में पढ़ना है, बहुत कम टाइम में पढ़ना है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है कि कहते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है वो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर मोल्स को क्या कर दिया गया, और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया कि जैसे सोल्यूट के मोल्स हैं तो सोल्यूट का मोल गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, ऐसे सॉल्वेंट के हैं तो सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। ये देखिए दे रखा P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, N1 और N2 जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आप इन फॉर्मूले को जरूर रिकॉल करें, बहुत दिमाग में रख लें, क्योंकि जिससे आपका फॉर्मूला पुट करने और वैल्यू पुट करने से भी आपको मार्क्स मिल जाए। तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पहला फॉर्मूला था वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला आएगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखते रहिए, जब तो मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले को। ठीक है, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू, वैसे तो इसको हम लोग कहते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक, N क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, C क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसको गैस कांस्टेंट और सॉल्यूशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है गिवन कंडीशन पर यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप देखो ये क्या है, ये जो R की वैल्यू है R इक्वल टू 0.0821, ये कब यूज की गई, जब लीटर एटमॉस्फेयर और केल्विन में, यानी वॉल्यूम लीटर में था, प्रेशर एटमॉस्फेयर में था और जो टेम्परेचर था वो केल्विन में था। ठीक, फिर एक वैल्यू ये भी है, तो ये लीटर में है, बार में है, केल्विन इनवर्स में। यहां पर क्या होता है, जो C होता है, C इक्वल टू होता है N अपॉन V, यानी N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अगर ये V इधर लेकर चले जाए तो हम ऐसे भी फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था जो हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने ऊपर हेडिंग ले रखा है, आप देख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला देखो मैंने लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज देखिए मैं ले रहा हूं T डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। M यहाँ पर क्या होता है, M होता है मोलैलिटी, M होता है मोलैलिटी। ठीक है, बाकी मैंने पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रखा है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, डेल्टा टीबी को अगर नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, टी नॉट बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और उसके बाद आपका केबी क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। ये जो केबी होता है इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी, इसकी आप डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ देते हैं, या इसको एक नाम और कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी से हम लोग जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट मेरा जो फॉर्मूला है जो मैंने यूज किया है, ठीक है, वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जरा देखिएगा बच्चों, क्या है यहाँ पर फॉर्मूला सेम होता है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, काफी टर्म्स मैच करते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है, जो डेल्टा टीएफ होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन मतलब हो जाता है डिक्रीज यानी घट जाना, और एलिवेशन मतलब होता है बढ़ जाना यानी कि इंक्रीज होना। डेल्टा टीएफ को अगर अलग से आप देखना चाहो तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ क्या होता है, फॉर प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या होता है, सोल्यूशन का होता है। टी एफ किसका होता है बच्चों, सोल्यूशन का होता है। एम क्या है, मोलैलिटी दे रखी है। उसके बाद के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। के एफ को हम लोग क्रायोस्कोपिक
स्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और कभी कभी इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। बाकी का फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये हमारी जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, पहली कौन सी थी हमारी बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी हमारी कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी हमारी कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ हमारी जो थी, फोर्थ जो हमारी थी वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने जैसे अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अब क्या है, उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर सोल्यूट जो होता है, अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट, एसोसिएट या डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब उसमें टूट जाना, एसोसिएट मतलब कंबाइन हो जाना, मर्ज हो जाना, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उन पर असर पड़ता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो इस कंडीशन में जब सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं, इस कंडीशन में साइंटिस्ट है वॉन हाफ, उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसकी हेल्प से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या होता है, वॉन हाफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर यानी एसोसिएट होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएट और डिसोसिएट। तो ये थोड़ा सा आई यानी वॉन्ट हैव फैक्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी मॉडिफाई हो गई, मॉडिफाई मींस क्या हो गया, जब सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया, तो उस केस में अगर हमें न्यूमेरिकल्स यूज करने हैं, तो ऐसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए हमने लिख दिया है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो एसोसिएशन के केस में है या डिसोसिएशन के केस में, तो हर प्रॉपर्टी में, जैसे ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये डिप्रेशन, ये सॉरी यहाँ पे डेल्टा टीएफ होगा, ये डिप्रेशन, ये डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारा आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी जब सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, उस केस में हमें आई की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। आई की वैल्यू यानी कि आई यहाँ पर क्या है, वॉन्ट हाफ फैक्टर है, आई क्या है, वॉन्ट हाफ फैक्टर है, इसकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि वहां पे सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या कहता है कि जो सोल्यूट है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल कि वो 80% डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है, 40% एसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में आपको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देन आफ्टर आप न्यूमेरिकल अप्लाई करो यानी फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो इस वजह से इन्हें कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सारे पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। इस तरीके से बच्चों हमने सॉल्यूशन चैप्टर के जो फॉर्मूले थे, मैंने बहुत जल्दी में आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं था। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते। इन फॉर्मूले को मेमोराइज करिएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ। तो देखो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के लिए उसके फॉर्मूले रिकॉल किए, रिवाइज किए, ऐसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इनमें कौन से फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बच्चों उस दिन जैसे मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, और वीडियो मैंने कहा था कि नर्स्ट इक्वेशन को मैंने आपको अलग कलर से हाईलाइट भी कर रखा था, अलग कलर से हाईलाइट किया था। तो मैंने आपको कहा था कि नर्स्ट इक्वेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं। इसके न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द केस में पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सी डी अगर एक इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और इधर नीचे ए और बी। ठीक है, क्या होता है अगर कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है एट 298 केल्विन,
अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्शन 298 केल्विन पे हो रही है तो क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे का यूज होता है। तब हम लगाते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर की जगह 298 रख देते हैं। फैराडे 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 हम रखते हैं, वैसे एक्चुअल में होती है 96,487। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू आर यानी हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होके आ जाता है फाइनली, वो आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन लॉग, उसके आगे सेम कंडीशन, सी डी रिएक्शन जिस भी कंडीशन में दे रखी है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यूज होता है बच्चों, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब क्या होता है कि रिएक्शन किस कंडीशन पे हो, 298। वो क्वेश्चन कहेगा कि एट 298, तब आप नॉस्ट इक्वेशन को यूज करिएगा और इसका फॉर्मूला जरूर पढ़िएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता मोस्ट ऑफ द केस में। अब बाकी ये पेपर पे डिपेंड है, वैसे आप इसको पढ़िएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट है उसी फॉर्मूले का, अब अगर हमें क्या करना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारा ई सेल होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब ई सेल जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बनता है सेल पोटेंशियल के लिए, वो बनता है ई नॉट सेल इक्वल टू आर, कांस्टेंट है टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस, एफ फैराडे, इन ये के इक्विलिब्रियम लिखा है, इसको आप के सी भी लिख सकते हो। आप इसको अगर फॉर्मूले को आप लिखोगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ, फिर उसके बाद आपका नेचुरल लॉग है, ये एल एन नेचुरल लॉग होता है। के इक्विलिब्रियम की जगह आप केसी यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला ये बनता है कि ई नॉट सेल, वैसे आप यही यूज करिएगा, इसी को आप ध्यान से देखें, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। तो एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और तब हमको सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज बच्चों करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला आया था, तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज फॉर गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन ई एफ, यानी एन ई नॉट एफ, ठीक। एन नंबर ऑफ, वही होता है नंबर ऑफ चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन होते हैं। ई नॉट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एफ आपका क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप यहां से गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद गिब्स एनर्जी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, हम इसकी बात नहीं, हम इसकी करेंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग, ये के इक्विलिब्रियम मींस होता है लॉग के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग जनरली के सी से रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी को हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, क्या कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा, ये हमारे कंडक्टिविटी बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, कि कंडक्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हम लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे हमारा सबसे पहला है, सबसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी ये क्या होता है, आपका कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये हमारी है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल आएंगे तो हम लोग कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ये जो टॉपिक है आपका, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, प्लस माइनस, तो आप इनको फॉर्मूले में रखेंगे और वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। मैं फिर बता दूं आपको कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस के अलावा कोई भी कैलकुलेशन टूल्स यूज नहीं होते, या लॉग यूज होता है, तो उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। लॉग की वैल्यू
आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, अदरवाइज आपको लॉग बुक प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप देखकर वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये हमारा था कंडक्टेंस का यानी फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है अगला फॉर्मूला है ये कॉलरिच लॉ। इंपॉर्टेंट होता है, कॉलरिच लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कॉलरिच लॉ के न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले तो आप इस लॉ को याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ दे। इसके एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस हैं इसके, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल आपके इस तरीके से आते हैं कि कॉलरिच लॉ कहता है ना कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन के सम के इक्वल होती है। यहां से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इसको यूज करके फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, यानी अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक, तो यहां से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉ भी आप पढ़िएगा और इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉलरिच लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, ठीक है बच्चों, वो हमारा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ पे भी हमारे न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं। देखिए मैंने तो आपके लिए पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यूज किए, फॉर्मूले यूज किए। फैराडे के दो लॉ होते हैं। पहला जो फॉर्मूला है W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब इसे इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की होती है तो जो इलेक्ट्रोड चाहे कैथोड हो या एनोड हो उस पर डिपॉजिट होता है, उसका मास होता है। ठीक है, Q क्या होता है, चार्ज सप्लाई, जितना आप उसको चार्ज दे रहे हो। अब आपको पता है Q इक्वल टू होता है IT, Q की इक्वल टू, तो W पहले तो आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो W इक्वल टू आएगा ZQ। Z क्या होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद आप Q की वैल्यू अगर डायरेक्टली नहीं Q दे रखा है तो आप Q का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको मैंने बताया Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल टू ZIT। इस पे आप न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और इनके दोनों के जो ये लॉ हैं फैराडे, इसको आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड लॉ है इसका, ये फॉर्मूला आपका है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका जो रेशियो होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है जब सेम अमाउंट ऑफ करंट, इसमें कंडीशन आती है ना कि व्हेन दीज आर कनेक्टेड इनटू सीरीज, और सीरीज का मतलब होता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो ये हमारे फैराडे के लॉ के फॉर्मूले थे। तो मैंने बच्चों जो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले बताए हैं इनको आप बहुत रिकॉल करिए, सॉल्यूशन के बताए इनको भी रिकॉल करिए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चलता है फैराडे लॉ भी हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा जो पहला फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का होता है केमिकल काइनेटिक का, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे ये एक रिएक्शन है, ये हमारी NaMb ये M है। ठीक है, और उसके बाद PC प्लस QD, तो क्या होता है, ये जो हमारे होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो आपने देखा होगा रिएक्टेंट के केस में जहां जहां भी फॉर्मूला है वहां पे नेगेटिव साइन है, और प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव है। तो क्या मीन्स होता है, जो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पर, नेगेटिव का मतलब होता है डिसअपियर, मतलब कि जो रिएक्टेंट होता है वो कम होता है जब रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव साइन है, तो मतलब ये एपियर है, मतलब कि जब रिएक्शन होती है कोई भी तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से ये नेगेटिव और पॉजिटिव लगते हैं। बाकी कभी भी अब रेट निकालते हैं तो रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम, हम टाइम से डिवाइड करते तभी रेट फाइंड आउट करते। तो ये हमारा जो था, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का था। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कभी कभी दे देते हैं कि आप कोई भी जनरल रिएक्शन है उसका आपको कैसे ऑर्डर पता करना है, आपको ऑर्डर दोनों आपको जो इसकी पावर दे रखी है, इन पावर को चले मैं लिख के बता देता हूं आपको क्या सीन है इसमें। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है कि जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में M है, ये जो पावर होती है, B के रिस्पेक्ट में N है, तो जो टोटल ऑर्डर होता है रिएक्शन का, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, सम ऑफ द पावर होता है।
यानी ये किसके बराबर होगा, m प्लस n के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको आगे ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हमारी जो ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अगर हमें जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी और के ए की पावर जीरो। फिर फाइनल हमारा फॉर्मूला ये आता है। के क्या होता है यहाँ पर, के जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने पे आता है, ये देखिए लिखा है। ठीक है, के कांस्टेंट होता है, तो अगर जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल आते तो आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये ए नॉट जो दे रखा है, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए टी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो इस तरीके से हम लोग जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमारा जो आता है, ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर आप मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है फॉर्मूला, और इसको मैं आपको बता देता हूं। के इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मैं पूरा फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। के क्या होता है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। टी क्या है यहाँ पर, टाइम है। टी क्या है बच्चों, यहाँ पर टाइम है। ए जो है ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखिए। और ए माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उस दिन मैंने आपको जो फर्स्ट आपको एक पूरे चैप्टर का वीडियो बताया था, उसमें मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसके फॉर्मूले को जरूर रखिएगा। क्या होता है ना बच्चों, फॉर्मूला रखने का भी आपको 1 मार्क्स दे देते हैं, हाफ मार्क्स दे देते हैं, या आपका वैल्यू पुट कर दी तो और भी ज्यादा इसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से इसके न्यूमेरिकल लगाइएगा। आपको अगर ये ऐसे, ये भी इस फॉर्म में भी लिखा होता है, मैंने दोनों में लिखा है, इसलिए मैंने इसको आपको बहुत इजी वे में लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है इसका अगला, दैट इज हमारा हाफ लाइफ। ये हमारा हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ए जीरो, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टू के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। टी हाफ, जो हाफ होता है, हाफ क्या बताता है, हाफ बताता है हाफ लाइफ। ठीक, उसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालनी है आपको, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर की अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला है बच्चों, वो हमारा फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। क्वेश्चन होते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कि कहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए के नहीं दिया, हाफ लाइफ दी है, तो आप पहले के फाइंड आउट करो, या के दे रखा हाफ लाइफ नहीं दी तो फाइंड करो। फिर आगे आप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर सकते हो, के इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूले सब एक दूसरे से मिक्स होते, जो भी वैल्यू नहीं दी होती आप उनको सॉल्व करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर, मतलब कि हमारा जो ये था फर्स्ट ऑर्डर, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आरएनएस इक्वेशन है। कभी कभी इसके न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, ये आपका आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला है कि रेट कांस्टेंट होता है, ये ए कांस्टेंट है। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो इस फॉर्मूले को रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर अगर इस फॉर्मूले में लॉग लगा के सॉल्व करें तो लॉग K2 बाई K1 ये अपॉन 2.3033 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं जब डिफरेंट टेम्परेचर पे
क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है। तो जब आप लॉग लगा के इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट होता है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जो मैंने आज आपको बताया है वो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक के एक फॉर्मूले का मैंने आपको बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये सारे फॉर्मूले आप एक शीट पर लिख लीजिए और उनको मेमोराइज कर लीजिए, और हर टर्म्स के, हर फॉर्मूले की वैल्यू ये पता रखिए कि ये फॉर्मूला कहता क्या है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ऐसे आर क्या है, कांस्टेंट, T1 T2 क्या टेम्परेचर है, K1 K2 क्या है। अब K1 है ये रेट कांस्टेंट है T1 पर, K2 है ये रेट कांस्टेंट T2 पर। तो जितने भी चैप्टर मैंने बताए उसके आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिकॉल करिए और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।